अपक्षय के प्रकार, जिसमें इसका पहला प्रकार है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। इसमें क्या होता है, सूर्यताप, तुषार, वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि तापमान का परिवर्तन जो है वो सबसे प्रभावशाली कारक है, फिर भी इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, प्रेशर रिलीज, जल का जमना, पिघलना, गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। और इसको निम्न रूपों में हम इसको उल्लेखित कर सकते हैं, जैसे ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। चट्टानों की कई ऐसी किस्मों का पता लगाया गया है जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है, ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है। चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानों, खासकर शैल, बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव जो है वो नगण्य होता है। इनमें चट्टानों के कण एक दूसरे से अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थों की पतली सतह द्वारा अलग रहते हैं, जिस कारण ताप का प्रभाव जो है इन शैलों पर नहीं होता है। इसके विपरीत जो रवेदार चट्टानें हैं में विभिन्न कणों के एक दूसरे से संगठित होते हैं तथा ताप बढ़ने पर प्रत्येक कण जो है वो फैलता है और तापीय ह्रास के साथ इनमें सिकुड़न होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रवेदार चट्टानें होती हैं उनके अंदर ताप बढ़ने पर जो चट्टानों के कण हैं वो फैलते हैं और टेम्परेचर कम होने पर इनमें सिकुड़न होती है। तो जिसकी वजह से इनके बार बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो है ये इनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं और इनका विघटन जो है वो होने लगता है। इसके बाद में ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। इसमें क्या होता है, उन शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों में टूट टूट कर बिखरने की क्रिया अधिक प्रचलित होती है। कई ऐसी परतदार तथा आग्नेय चट्टानें होती हैं जो बड़े बड़े कणों वाली होती हैं तथा उनके खनिज एवं रंगों में पर्याप्त विभेद होता है। तो जहाँ पर भी किसी चट्टान विशेष की संरचना विभिन्न रंगों द्वारा हुई होती है, वहाँ उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार एक ही चट्टान जो है उसके विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा का शोषण होता है, क्योंकि उसके कलर अलग अलग होते हैं तो हर कलर जो है वो अलग अलग तापमान जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो एक ही चट्टान के विभिन्न भागों में जो है जो तापमान है वो अलग अलग उसका वो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फलस्वरूप उनका फैलाव भी अलग अलग होता है और इसी तरह रात के समय तापमान में कमी के कारण उस चट्टान के विभिन्न भागों में संकुचन की जो मात्रा होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। और फिर नतीजा ये होता है कि चट्टान के विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया घटित होते समय इस प्रकार की जो है वो क्रिया घटित होती है। इसके बाद में वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट टूट कर बिखरना। गर्म प्रदेशों में क्या होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, ये जो क्रिया होती है वो अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, हाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे रेगिस्तानी जो भाग होते हैं वहाँ पे अचानक से जब बारिश होती है तो इस तरह की क्रिया जो है होती है वो अधिक जैसे बिल्कुल गर्म जो चट्टानें होती है अचानक से जब पानी गिरता है या वर्षा होती है तो जो चट्टानें हैं वो थोड़ी सी उनमें दरारें पड़ जाती है, वो टूटने लगती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित होता है। इसके अलावा
उच्च पर्वतों के ऊपरी भाग पर भी यह क्रिया जो है वो अधिक सक्रिय होती है। यह क्रिया मोस्टली उन स्थानों पे अधिक क्रियाशील होती है जहाँ पर जल का जो जमना और पिघलने का जो क्रम है वो एक दूसरे के बाद घटित होता है। अ, तुषारपात की जो क्रिया है उसका जो संपादन है वो दो रूपों में होता है। पहला तो चट्टानों के कणों के अंदर स्थित जल के जमने तथा पिघलने से, और दूसरा चट्टानों के दराजों में स्थित जल के द्वारा। अब होता क्या है, चट्टानों के संगठन का प्रभाव इस प्रकार के यांत्रिक अपक्षय पर अधिक होता है। यही कारण है कि अधिक सशक्त तथा संगठित रेवेदार ग्रेनाइट चट्टानों में रिक्त स्थान की कमी के कारण जल के संचयन की संभावना जो है वो कम होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती है उनमें इस तरह का जो हम कह सकते हैं अपक्षय जो है वो बहुत कम होता है। चट्टानों का विघटन जो है इस प्रोसेस द्वारा कम होता है। इसीलिए ग्रेनाइट चट्टान को जो तुषारपात है उसके द्वारा वो कम प्रभावित करता है। और बालू का पत्थर और शैल आदि चट्टानें जो हैं इस क्रिया के कारण मतलब शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो विभक्त हो जाती है। तो बालू का और जो शैल जैसे चट्टानें हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है वो अधिक होता है। इसके बाद में वायु तथा ताप द्वारा अपदलन, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। होता क्या है, रेगिस्तानी और जो अर्ध रेगिस्तानी और मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों से संकेंद्रीय परत अथवा क्षैतिज परतों का बिलगाव होता रहता है, मतलब वो हटती रहती हैं। इसे अपदलन या परतों का उड़ना कहते हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन कहते हैं इसको, अपदलन कहते हैं। यह क्रिया प्राय रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती है। उष्ण रेगिस्तानों में तापीय विभिन्नता के कारण अर्थात रात में कम तापमान के कारण चट्टानों में संकुचन होता है तथा दिन में अधिक ताप के कारण फैलाव होने से चट्टानों की ऊपरी परतें जो हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। और किसी भी क्षेत्र के चट्टानों के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे भाग पर जब विभिन्न दर से गर्म होते हैं तो फ्लेकिंग की क्रिया होती है। जिन चट्टानों में तापीय चालकता कम होती है उनमें दिन में सौरिक विकिरण का प्रवेश जो है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही हो पाता है, और इस तरह शैल के ऊपरी आवरण तथा उसके नीचे स्थित शैल के प्रसार की विभिन्नता के कारण ऊपरी आवरण में फ्लेकिंग जो है प्रारंभ हो जाती है और शैल चादर जो है वो अलग हो जाती है, और वायु के संपर्क में आने पर ढीली परतें चट्टानों से अलग होती रहती हैं। तो इस प्रकार जो ये चट्टानें जो हैं वो धीरे धीरे इनकी जो एक लेयर है वो हटती जाती है। इसके बाद इसको है ना अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल रांची शहर के पास काके गुबंद जो है वो है। इसके बाद दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन, डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दाब एवं ताप के कारण उनके कणों की संरचना होती है। परंतु ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन द्वारा लोप हो जाता है तो ये दबी चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती हैं और फलस्वरूप उनमें से दाब जो है वो हट जाता है। इस कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तथा सॉरी तथा विघटन एवं अपदलन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। रासायनिक अपक्षय में हम शामिल करते हैं ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन, डिसिलिकेशन,
और हाइड्रेशन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है और इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन जो है वो होने लगता है और इसी को ही ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो कहते हैं। इसके बाद में कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं। तो जल की जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों के जो घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है। इसके बाद में जो प्रोसेस है वो है हाइड्रेशन। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं और उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे डीसिलिकेशन प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्कीकरण या अलग होना कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्राणीवर्गीय अपक्षय के बारे में, बायोलॉजिकल वेदरिंग। प्राणीवर्गीय अपक्षय जो होता है, इसमें क्या होता है, वनस्पति तथा जीव जंतु दोनों चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं, परंतु यह है कि इनके सभी कार्य विनाशात्मक नहीं होते हैं। जीव जंतु खासकर जो बिल बनाकर पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उनका काम निश्चय ही पृथ्वी की सतह में खोद खाद करना रहता है, परंतु वनस्पतियां यदि एक तरफ चट्टान को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर और पॉली बनाती हैं तो दूसरी तरफ उनमें सघनता तथा संगठन भी लाती हैं। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और बिलकारी प्राणी जो हैं वो शैने शैने परंतु लगातार धरातलीय चट्टानों में अपने विनाशात्मक कार्य अर्थात बिल बनाने के लिए खनन कार्य द्वारा उसे ढीली तथा पोली बनाते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में वनस्पतियों का हमें पता ही है, वनस्पतियों द्वारा अपक्षय दो रूपों में होता है, पहला यांत्रिक और दूसरा जो है रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में क्या होता है, वृक्षों झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं और जिस कारण चट्टानों की दराजें जिनमें इनकी जड़ों का प्रवेश होता है फैलने लगती हैं और तनाव के कारण विघटन जो है वो इसमें होने लगता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जैव रासायनिक अपक्षय के बारे में। जैव रासायनिक अपक्षय जैविक पदार्थों द्वारा शैलों में विघटन एवं वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक पदार्थों द्वारा विभिन्न प्रकार के अम्ल के जनन से कई प्रकार की जटिल एवं जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।